भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि राष्ट्रवादी पार्टी हम हैं, ये उनका फर्जी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो रहा है पूरे देश के सामने। जब देश की बात है तब भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो उसमें, तब भी आप छोटी छोटी पॉलिटिक्स बाजी उसके अंदर कर रहे हो। 150 देश घूम चुके हैं मोदी जी, 150 देश। उसके बाद विदेश नीति की ये स्थिति है कि जब ऐसा समय था कि जब हम आतंकी ठिकाने नष्ट कर रहे थे, हम पे आतंकी हमला हुआ था, हम तो जवाब दे रहे थे। ऐसे समय में पूरी दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। 150 देश तो होते कम से कम, 150 में से 100 तो होते, 50 तो होते। जिस तरीके से विदेश नीति फेल हुई है मोदी जी की, उससे स्पष्ट पता चलता है कि वो अपने फोटोशूट के लिए विदेश जाते थे। वर्ड इन्फॉर्म, तो अगर कोई देश के सेना के ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन दुश्मन देश के साथ, आतंकी देश के साथ साझा करता है, तो वो क्या होता है भाई? आप बताओ क्या होता है वो? धर्मात्मा बोलें, देशभक्त बोलें, राष्ट्रवादी बोलें कि गद्दार बोलें? तो अगर आप आज के दिन में पाकिस्तानी जासूसों को पूरे देश में छान छान के हमारी एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं, तो उनके खिलाफ जितना हार्श एक्शन हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका यही तो कसूर है कि उन्होंने दुश्मन देश को हमारी सूचना दी। जी। तो वो जासूस है, वो गद्दार है। इन्होंने भी तो यही कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले मैंने सूचना दे दी थी पाकिस्तान को। तो ये क्या हुए? ये पाकिस्तान के इन्फॉर्मर नहीं हुए? साथियों नमस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मीडिया को दिए बयान ने पॉलिटिक्स में खासा सवालों को ट्रिगर कर दिया है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी, ऑपरेशन सिंदूर को जो समर्थन कर रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ही एस जयशंकर ने जो बयान दिया, कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि हम एक्शन लेने वाले हैं आतंकियों के खिलाफ। इस बयान के बाद तमाम सवाल एस जयशंकर और सरकार के ऊपर उठ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग नांडा जी हैं। अनुराग जी, आपने ट्वीट किया वही वीडियो जो इस वक्त हमारे सामने है। मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि पहले ही हमने चेतावनी दे दी थी जब हमने ये मिशन शुरू किया। आपने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया है विदेश मंत्री जी के हवाले से। डोंट यू थिंक ये थोड़ा ज़्यादा अतिशोक्ति है? पहले तो आप मुझे इसमें दिखाओ, चेतावनी कहाँ बोला इन्होंने? आप सुनवाओ। आप मतलब वी हैव टोल्ड बिफोर वी स्टार्टेड, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, बता दिया था ना, हाँ। चेतावनी नहीं दी थी। वरना वो बोलते कि वी हैव वार्न्ड देम, है ना? तो इसका मतलब उन्होंने इन्फॉर्म किया था। ही यूज द वर्ड इन्फॉर्म। तो अगर कोई देश के सेना के ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन दुश्मन देश के साथ, आतंकी देश के साथ साझा करता है, तो वो क्या होता है भाई? आप बताओ क्या होता है वो? धर्मात्मा बोलें, देशभक्त बोलें, राष्ट्रवादी बोलें कि गद्दार बोलें? तो अगर आप आज के दिन में पाकिस्तानी जासूसों को पूरे देश में छान छान के हमारी एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं, तो उनके खिलाफ जितना हार्श एक्शन हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनका यही तो कसूर है कि उन्होंने दुश्मन देश को हमारी सूचना दी। जी। तो वो जासूस है, वो गद्दार है। इन्होंने भी तो यही कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले मैंने सूचना दे दी थी पाकिस्तान को। तो ये क्या हुए? ये पाकिस्तान के इन्फॉर्मर नहीं हुए? ये देश के गद्दार नहीं हुए? सेना को आप भेज रहे हो किसी ऑपरेशन पे, और उस ऑपरेशन की जानकारी दुश्मन देश को दे रहे हो, ऐसे आतंकी देश को जो आतंकियों के जनाजे में जिसकी सेना शामिल होती है। आप क्या उम्मीद करते हो उनसे? तो इसलिए हमने साफ स्पष्ट तौर पे कहा कि किसी गद्दार को विदेश मंत्री के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पद है, वहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं। तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय सेना के डीजीएमओ साहब ने जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और डीजीएमओ साहब मौजूद थे, उन्होंने एक बात ये भी मेंशन की कि जब हम एयर स्ट्राइक कर रहे थे इन आतंकी ठिकानों पे, तो पाकिस्तान उन एरियाज़ को इवैक्यूएट करवाना शुरू कर चुका था। ऐसा उन्होंने कमोबेश यही बात की थी। क्या एस जयशंकर की इस बात में और डीजीएमओ साहब की बात में आपको कोई कनेक्शन दिखाई देता है क्या? नहीं, देखिए, मुझे कनेक्शन उसमें ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डीजीएमओ साहब का बयान पब्लिक फोरम में है, एस जयशंकर साहब का बयान पब्लिक फोरम में है। ये तो देश को देखना है ना, ये तो आप लोग भी देखिए खुद। अगर कोई पहले इन्फॉर्मेशन देने से क्या क्या हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ आप सोच लीजिए। कि पाकिस्तान को, दुश्मन देश को, अगर आपने अपने ऑपरेशन के बारे में सूचना पहले दे दी। मैं पुराना उदाहरण दे के आपको समझा देता हूँ कि जैसे पहले किले पे अगर कहीं हमला करना होता था, तो रात के समय में राजा महाराजा जो है वो प्लान करते थे कि रात को किले को फतेह कर लेंगे। अगर आज हमने प्लान कर लिया कि रात को किले पे अटैक करेंगे हम, और हमारे यहाँ से किसी ने मुखबरी कर दी, किले में पहले ही बता दिया कि आज रात को अटैक करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो क्या वो गद्दारी नहीं है? तो अगर वो गद्दारी है तो हमने तो उसी को गद्दार कहा। मैंने तो पूछा है कि गद्दारी की परिभाषा और क्या होती है, मुझे समझा दीजिए। आज उनके मुंह में दही जम गई,
आज नहीं बोल रहे बिल्कुल भी? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों बता नहीं रहे कि क्यों इन्फॉर्म किया था? क्यों पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था? तो मुझे लगता है कि देश में छुपे हुए गद्दारों को जब हम ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है। सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को भी होना चाहिए जिन्होंने हमारे ऑपरेशन की सूचना पाकिस्तान को दी। जी एक डेलीगेशन भी 7 मेंबरों का डेलीगेशन विदेशों में जाके भारत का पक्ष रखेगा ऑपरेशन सिंदूर को लेके और कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान को एक्सपोज करने का भी काम करेगा कि वो टेरर की फैक्ट्री चला रहे हैं। उस पूरे डेलीगेशन में जो सदस्य शामिल हैं उसमें जो है राजनीति शुरू हो चुकी है। डोंट यू थिंक कि एक तो हम एक बैंडेड का काम कर रहे हैं कि डेलीगेशन हमें भेजना पड़ रहा है और दूसरी तरफ कि हमारे ही नेता हमारी सरकार इंटरनल पॉलिटिक्स में भी फंसी हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि किसका नाम गया किसका नहीं गया ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। हाँ। मतलब उस कई पार्टियों को अप्रोच नहीं किया, हमें भी अप्रोच नहीं किया था। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं कि किसका नाम गया किसका। जब देश की बात आती है तो सबको एक होना चाहिए। जी। जब इन्होंने 370 हटाई तो इन्होंने कहा कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम साथ खड़े हैं। हम साथ खड़े हुए इनके। जब ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंकियों के ठिकाने नष्ट करने थे, तो हमने कहा कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम साथ खड़े हैं। देश पूरा साथ खड़ा था इनके। ऐसी समय पे जब देश की बात हो तो सबको साथ खड़े होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि राष्ट्रवादी पार्टी हम हैं, ये उनका फर्जी राष्ट्रवाद एक्सपोज हो रहा है पूरे देश के सामने। जब देश की बात है तब भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो उसमें, तब भी आप छोटी छोटी पॉलिटिक्स बाजी उसके अंदर कर रहे हो। 150 देश घूम चुके हैं मोदी जी, 150 देश। उसके बाद विदेश नीति की ये स्थिति है कि जब ऐसा समय था कि जब हम आतंकी ठिकाने नष्ट कर रहे थे, हम पे आतंकी हमला हुआ था, हम तो जवाब दे रहे थे। ऐसे समय में पूरी दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। 150 देश तो होते कम से कम, 150 में से 100 तो होते, 50 तो होते। जिस तरीके से विदेश नीति फेल हुई है मोदी जी की, उससे स्पष्ट पता चलता है कि वो अपने फोटोशूट के लिए विदेश जाते थे, वो अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा के लिए विदेश जाते थे। जिन ट्रंप साहब के लिए चुनाव प्रचार करके आए थे, उन्होंने ही ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल। किस तरीके की भाषा, बार 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 जो बयान दिए, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को, हमारे देश की विदेश नीति को नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो मुझे लगता है कि जब वो विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई, ये एक अच्छा कदम है कि आप चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं विदेश में। जो बात बीजेपी नहीं समझा पाई, जो बात मोदी जी नहीं समझा पाए अपनी विदेश नीति के जरिए, हमें पूरा विश्वास है जब ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगा तो दुनिया के लोगों के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे और उस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश हमारे साथ खड़े हों। अनुराग जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा था जो आपने मेंशन किया, विदेश नीति वाली बात। पाकिस्तान ने जब हमारे एयर स्ट्राइक्स का जवाब देते हुए सिचुएशन को एस्केलेट किया, तब सीधे तौर पे चाइना उनका समर्थन करता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिसके साथ हम $100 बिलियन का ट्रेड करते हैं। टर्की उसके साथ पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिनके साथ हम $5 बिलियन का ट्रेड करते हैं। अज़रबैजान समर्थन करता है, $83 मिलियन का हम ट्रेड करते हैं। अमेरिका, जो कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पाले में खड़ा हुआ दिखाई देता है। नॉट इवन नेपाल, नॉट इवन भूटान, नॉट इवन बांग्लादेश हमारे साथ नहीं खड़ा है। आज के समय में क्या हम पूरी विदेश नीति को एक फेलियर बताएंगे या फिर जो हम डेलीगेशन दे रहे हैं, भेज रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि 3 देश प्रमुख तौर पे पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपना समर्थन दिया था, आतंकी देश होने के बावजूद, हम पे आतंकी हमला होने के बावजूद, जिसमें टर्की, अज़रबैजान और चीन। अगर आप इन तीनों से जो बिज़नेस गिनवा रहे थे, उसमें ये देखिए कि वो देश का बिज़नेस है कि किसी मोदी जी के दोस्त का बिज़नेस है। यहाँ से बात शुरू होती है। तो मुझे लगता है कि विदेश नीति पूरी तरह से फेल इस अगर मामले। अगर व्यापारी भारतीय हैं तो वो भारत का ही व्यापार माना जाएगा, क्योंकि जीडीपी तो कंट्रीब्यूट हो ही रही है। हाँ, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट अगर देश से ऊपर हो जाए, अगर मोदी जी के दोस्तों का इंटरेस्ट देश से ऊपर मानने लगे मोदी जी, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं देश को होता है, देश की विदेश नीति को होता है। वही इस पूरे मामले में देखने को मिला। जिस टर्की का हम पूरे देश में बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, जिसके सामान का, उस टर्की के साथ हमारे जो वहाँ एम्बेसडर हैं इंडिया के, वो डिनर करके चेयरमैन के साथ ट्वीट डाल रहे हैं कि बड़े कोर्डियल मैनर में बात हुई टर्की के साथ। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जब वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, उसके बाद वो वहाँ पे कह रहे हैं बड़े कॉर्डियल मैनर में हमारी बातचीत हुई, बाइलेटरल बातचीत हुई हमारी, और फिर उस ट्वीट को डिलीट कराया जाता है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कुछ और ही कंसर्न है, देश कंसर्न नहीं है मोदी सरकार के लिए, कुछ और ही कंसर्न है इनके। अमेरिका, जिसके प्रचार में, ट्रंप साहब के प्रचार में मोदी जी चले गए थे, किसी दूसरे देश के चुनाव के प्रचार में, ऐसा अनप्रेसिडेंटेड था, उसके बावजूद अमेरिका सीज फायर घोषित कर देता है हमसे पहले।
तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि मोदी जी का इंटरेस्ट एरिया जो है वो अपने किसी दोस्त के लिए है, इंडिविजुअल फ्रेंड के लिए है, देश के लिए उन्होंने नहीं सोचा। और यही बात समझाती है कि ये पूरा फर्जी राष्ट्रवाद है। और देश के लोगों को अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी पीओके ले लेंगे, ये कभी नहीं ले सकते। इनकी मानसिकता ही नहीं है, इनकी सोच ही नहीं है, वरना इससे अच्छा तो मौका ही नहीं था। आपकी पार्टी तो लगातार मांग कर रही थी कि पीओके का मौका है हम ये। कह रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड था, इससे अच्छा मौका ही नहीं था। जैसे 71 में पूरा देश, सारी पार्टियां खड़ी थी उस वक्त इंदिरा गांधी जी के साथ और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, ऐसे ही अब इस सरकार के साथ सारी पार्टियां खड़ी थी, पूरा देश खड़ा था। हम एडवांटेज पे थे, हमारी सेना जीत रही थी, हमारे हवाई हमले कामयाब हो रहे थे, पाकिस्तान के हवाई हमले फेल हो रहे थे। इससे अच्छा मौका क्या होगा? आप 4 दिन और खींच देते, एग्जॉस्ट हो जाता पाकिस्तान। उसके सारे हवाई अड्डे तो 10 हवाई अड्डे तो हमने नष्ट कर दिए थे उनके हवाई पट्टी, तो वो तो एयर स्ट्राइक करने के काबिल ही नहीं रहता। तो आप पीओके ले सकते थे, इससे अच्छा मौका ही नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी कहती पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। लेकिन आज जब सबसे अच्छा मौका आया तो आप सेना के पीछे छुप रहे हो, सेना के पीछे मजबूती से खड़े नहीं हो रहे हो। सर आखिरी सवाल मैं लूँगा आपसे कि 2 देश इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, टर्की एंड अज़रबैजान। अज़रबैजान से हमारे रिश्ते इसलिए ख़राब हो गए क्योंकि हमने नगोर्नो काराबाग की लड़ाई के दौरान उनके एडवर्सरी को हमने आकाश मिसाइल सिस्टम भेज दिया, पिनाका रॉकेट सिस्टम भेज दिया। टर्की से जबकि हम रिश्ते अच्छे करना चाह रहे थे, हमने अर्थक्वेक के दौरान उनको रिलीफ पैकेज भेजा। इस पूरी सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एज़ अ पॉलिटिशियन, एज़ अ लर्नेड पर्सन आप क्या कहेंगे? देखा था आज के दिन में, और बहुत बड़ी आर्थिक ताकत भी है, बहुत बड़ी सामाजिक ताकत भी है, बहुत बड़ी आर्मी पावर भी है पूरे दुनिया के अंदर। अगर देखें, हम अगर किसी भी देश की विदेश नीति को इन्फ्लुएंस करना चाहें, अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। उसके पास बहुत सारे मीन्स एंड मेथड्स हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन की कमी है, कहीं ना कहीं आप करना नहीं चाहते थे, आपके टारगेट्स ही कुछ और थे। आप किसी पर्सनल बिजनेस का फ़ायदा किसी दोस्त को पहुंचाने के लिए कर रहे थे सब कुछ, आप देश के बारे में नहीं सोच रहे थे। अगर देश के बारे में सोचते तो स्थितियां अलग होती, आधी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। और सारे लोग उसको, हम जायज़ काम कर रहे थे, हम नाजायज़ काम नहीं कर रहे थे। हम किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे थे, हम अपने ऊपर हुए आतंकी हमले का जवाब दे रहे थे। और हमें अपने प्रोटेक्शन का, हमारे ऊपर हुए हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। तो इसका मतलब इंटरेस्ट एरिया मोदी सरकार का कुछ और है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उनके देश के प्रति इंटरेस्ट नहीं है। फ़ेयर इनफ। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे बात करने के लिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।